जय हिंद दोस्तों। आज मैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम के 5 हेड होते हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उन 5 हेडों में से हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस ये इनकम का चौथा हेड है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस हेड को हम लोग बहुत ही विस्तार से पहले थ्योरी क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो कैपिटल गेंस क्या होता है? तो पूंजी लाभ आय का यह चौथा शीर्षक है, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। और इस शीर्षक में पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाले लाभ या हानि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कैपिटल गेंस में कैपिटल एसेट को हस्तांतरण करने पे यानी उसका सेल करने पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसी के बारे में इस हेड में अध्ययन किया जाता है। तो पूंजी लाभ होता क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के दौरान किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो लाभ होता है उसे हम पूंजी लाभ कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के दौरान किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को हम पूंजी संपत्ति या पूंजी लाभ कहते हैं। यह उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में कि उसका हस्तांतरण हुआ हो, मतलब कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ हो। मान लीजिए सपोज दैट प्रीवियस ईयर 2019 से 20 में किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किसी करदाता द्वारा किया जाता है। तो ये पूंजी संपत्ति से जो लाभ होता है ये उस करदाता का 2019-20 प्रीवियस ईयर की आय मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट अगला नेक्स्ट टॉपिक है पूंजी लाभ के आवश्यक तत्व। इस शीर्षक में पूंजी लाभ के आवश्यक 3 तत्व हैं, जैसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण और पूंजी लाभ की गणना। पूंजी संपत्ति, दूसरा पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण और तीसरा पूंजी लाभ की गणना। ये 3 एलिमेंट हुए हैं इस चैप्टर में, इस हेड में, यानी कैपिटल गेंस के हेड में इसका 3 एलिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग पूंजी संपत्ति के बारे में समझेंगे। उसके बाद पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पे जो लाभ या हानि होता है वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है। यह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से होने वाले लाभ को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति लाभ कहते हैं। तो अल्पकालीन पूंजी लाभ है या दीर्घकालीन पूंजी लाभ है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद लाभ का गणना करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे, लाभ का पूंजी लाभ का गणना करेंगे। तो ये 3 एलिमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पूंजी संपत्ति पे चलते हैं। पूंजी संपत्ति कैपिटल एसेट्स होता क्या है? पूंजी संपत्ति का आशय किसी करदाता के किसी भी प्रकार के संपत्ति से, चाहे संपत्ति का हस्तांतरण व्यापार से संबंधित हो या नहीं हो। मतलब कि पूंजी संपत्ति का मतलब करदाता द्वारा किसी भी प्रकार के पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण अगर किया गया हो, वो व्यापार से संबंधित हो या नहीं हो, तो वह पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। पूंजी संपत्ति चल अथवा अचल, मूर्त या अमूर्त, अस्थायी या चलमान हो सकती है। पूंजी संपत्ति चल अथवा अचल, मूर्त अथवा अमूर्त और अस्थायी अथवा चलमान हो सकती है। इसकी पूंजी संपत्ति के कुछ अपवाद है जो कि पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है, वो अपवाद को हम लोग देखेंगे। पूंजी संपत्ति में निम्नलिखित संपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे पहला है व्यापारिक माल। व्यापार हेतु अगर ऐसी कोई माल है जिसका क्रय विक्रय होता है तो वह पूंजी संपत्ति में नहीं शामिल किया जाएगा, वह माल पूंजी संपत्ति नहीं कहलाएगा। दूसरा है उपभोग सामान। अगर करदाता द्वारा कोई सामान का उपयोग किया जा रहा है तो वह पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो होता है वो पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा एक्सेप्शन है इसका
करदाता के व्यक्तिगत उपयोग की चल संपत्तियां, करदाता के जो व्यक्तिगत उपयोग की चल संपत्तियां है वो भी पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। तो इसको देखते हैं। ऐसी चल संपत्तियां जो करदाता अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रखी हुई हो तो वो पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब कि ऐसा चल संपत्तियां जो करदाता के या उसके परिवार के किसी सदस्य के जो कि करदाता पे आश्रित हो उसके परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रखी हुई हो तो वो पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब कि ऐसा कोई चल संपत्तियां जो करदाता या करदाता पर आश्रित उसके परिवार वालों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखी हुई हो तो वो संपत्ति पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। हम लोग पूंजी संपत्ति देखा कि पूंजी संपत्ति कौन कौन से संपत्ति होते हैं जो कि पूंजी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो पूंजी संपत्ति के अंतर्गत वैसे संपत्ति आते हैं जो करदाता के व्यापार अथवा व्यापार से संबंधित हो या नहीं हो। तो पूंजी संपत्ति चल भी हो सकता है, अचल भी हो सकता है, मूर्त या अमूर्त भी हो सकता है, अस्थायी या चलमान भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें पूंजी संपत्तियां नहीं मानी जाएगी। उसका एक्सेप्शन 2 है। जैसे व्यापारिक माल हो तो वो पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। ऐसा माल जो व्यापार हेतु खरीद बिक्री किए जा रहे हो तो वो माल पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। उपभोग सामान, जो सामान उपयोग के लिए रखे हुए हैं या उपयोग में आ रहे हो वो भी सामान पूंजी संपत्ति के लिए पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। कच्चा माल भी पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरा एक्सेप्शन है करदाता के व्यक्तिगत उपयोग के लिए चल संपत्ति। ऐसी कोई चल संपत्तियां जो करदाता के व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो या करदाता पर आश्रित उसके घर वालों उसके परिवार किसी सदस्य के व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखी हुई हो तो वो संपत्ति पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो इसमें पहनने के कपड़े, फर्नीचर, मोटर कार और अन्य कोई वाहन, टेलीविज़न अथवा कंप्यूटर या अन्य कोई घरेलू प्रयोग के लिए बिजली का यंत्र आदि शामिल है जो कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आते हैं तो पूंजी संपत्ति नहीं माने जाते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं। करदाता के व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो संपत्तियां होती है पूंजी संपत्तियां नहीं मानी जाती है। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद ये है कि अगर पुरातात्विक संग्रह, रेखा चित्र, रंग चित्र, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, आभूषण, ये 5-6 ऐसे संपत्तियां हैं जो करदाता के व्यक्तिगत उपयोग में भी आते हैं फिर भी ये पूंजी संपत्ति मानी जाती है। ये 5 ऐसे एक्सेप्शन है जो कि करदाता के व्यक्तिगत या करदाता पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत उपयोग के लिए ये संपत्तियां आती भी है लेकिन ये पूंजी संपत्ति मानी जाती है। जैसे आभूषण को देखते हैं। आभूषण में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि के जेवर चाहे पहनने के वस्त्र में जुड़े हो या नहीं वो पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। करदाता के क्यों ना व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हो लेकिन वो पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। दूसरा है बहुमूल्य नग चाहे वो फर्नीचर, बर्तन, वस्त्र अथवा अन्य किसी भी वस्तु से जुड़े हो या नहीं बहुमूल्य नग भी पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। इसके बाद है कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड। ये कैपिटल एसेट्स होता है या नहीं होता है ये कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो कृषि भूमि, भारत में स्थित कृषि भूमि जो 10,000 से कम जनसंख्या वाले स्थान में स्थित हो तो वह पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर किसी करदाता का कोई पूंजी संपत्ति है वो ऐसी जगह स्थित है जहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है तो वो कृषि भूमि पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। पूंजी संपत्ति होने के लिए वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक होनी चाहिए। यदि किसी करदाता का कृषि भूमि 10,000 वाले जनसंख्या के स्थानों पर स्थित हो तो वह पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। यदि किसी करदाता का
कृषि भूमि ऐसी जगह स्थित है जहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है तो वह कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसका कुछ कंडीशन भी है जो देखेंगे हम लोग। यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से नापने पर निम्न क्षेत्र में स्थित है तो ऐसी कृषि भूमि पूंजी संपत्ति होगी। जैसे स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है तो वह पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। वह कृषि भूमि पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। दूसरा कंडीशन जो है, स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि वहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से अधिक नहीं हो तो वहाँ स्थित करदाता की कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। अब तीसरा कंडीशन है, स्थानीय सीमा के 8 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो वह पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड कब कैपिटल एसेट्स होगी और कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी, उसके लिए कुछ छोटा सा कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि किसी भी करदाता का एग्रीकल्चर लैंड ऐसी जगह स्थित हो जहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो तो वो पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। अगर वहाँ की जनसंख्या 10,000 से स्थित नहीं है तो वो पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। लेकिन यदि कृषि भूमि के आकाशीय मार्ग से नापने पर निम्न क्षेत्र में स्थित है तो ऐसी कृषि भूमि पूंजी संपत्ति होगी। पहला है कि ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो किसी करदाता का हो और ऐसी जगह स्थित हो जहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक है तो भी वह पूंजी संपत्ति मानी जाएगी, और वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है तो वह पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसी में दूसरा पॉइंट्स है जो ये निर्धारित करता है कि वह एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स यानी पूंजी संपत्ति है कि नहीं है। तो दूसरा नियम ये है, यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से नापने पर निम्न क्षेत्र में स्थित है तो ऐसी कृषि भूमि पूंजी संपत्ति होगी। जैसे इसके लिए 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो वह पूंजी संपत्ति वह जो एग्रीकल्चर लैंड है वह कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अगर ये फुलफिल नहीं करता है तो वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। तो एक एक करके हम लोग देख चुके हैं। पहला, स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो परंतु 1 लाख से अधिक नहीं हो तो पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। दूसरा, स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि वहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है तो वह भी पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। तीसरा, स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो वह भी पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। पूंजी संपत्ति का चौथा एक्सेप्शन है जो कि पूंजी संपत्ति नहीं माने जाते हैं। जैसे गोल्ड बॉन्ड्स, 6 इंटीजर 1/2% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 या 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 जो कि अब प्रचलन में नहीं है। तो ये गोल्ड जो बॉन्ड्स होते हैं ये पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती है। पांचवा है एक्सेप्शन, पूंजी संपत्ति के पांचवा एक्सेप्शन है स्पेशल बैरियर बॉन्ड्स 1991 जो कि प्रचलन में नहीं है, ये भी पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती है। पूंजी संपत्ति के छठा एक्सेप्शन है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के अंतर्गत जारी किए गए जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं वो भी पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि पूंजी संपत्ति क्या होता है और कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी संपत्तियां पूंजी संपत्तियां मानी जाती है और कौन कौन सी संपत्तियां पूंजी संपत्तियां नहीं मानी जाती है। अगर आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पूंजी संपत्ति के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं पूंजी संपत्ति? टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो पूंजी संपत्ति के 2 प्रकार होते हैं। पहला, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और दूसरा होता है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो कि हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अल्पकालीन पूंजी संपत्ति यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को देखेंगे पहले। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। यदि कोई करदाता किसी पूंजी संपत्ति को 36 महीने तक या इससे अधिक अवधि तक हस्तांतरण करता है तो यह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। मतलब कि यदि किसी करदाता के पास कुछ ऐसा कैपिटल एसेट्स है जो कि उसने खरीदे हो या बनवाए हो या किसी भी प्रकार से उसे प्राप्त हुआ हो, तो वह कैपिटल एसेट्स, वह पूंजी संपत्ति उसने 36 महीने तक या उसके कम अवधि तक अपने पास रखा हो, उसके बाद उसका हस्तांतरण किया हो, मतलब कि सेल किया हो, तो वह पूंजी संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाएगी। मतलब सीधी तौर पे अगर हम समझें कि किसी करदाता के पास ऐसी कोई पूंजी संपत्ति प्राप्त हुई हो, चाहे उसने खरीदा हो या किसी पूर्वज से उसे प्राप्त हुआ हो, मतलब किसी भी प्रकार से प्राप्त हुआ हो, तो वह पूंजी संपत्ति उस करदाता के पास 36 महीने तक अगर रहती है या 36 महीने से कम अवधि तक के लिए उस करदाता के पास रहती है, तो वह पूंजी संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है, वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो लाभ या हानि होता है उसे हम अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि कहते हैं। मतलब कि अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से जो लाभ या हानि होती है उसे हम अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि कहते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हम लोग अल्पकालीन पूंजी संपत्ति का मतलब क्या समझा? ऐसी पूंजी संपत्ति जो करदाता के पास 36 महीने तक या उससे कम समय तक रहती है, उसके बाद करदाता के द्वारा उसका हस्तांतरण या विक्रय कर दिया जाता है, तो वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जो कि 36 महीना के पहले भी अगर उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है तो वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाता है। जैसे वित्तीय संपत्ति, प्रतिभूतियाँ जो सूचीबद्ध हो, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के जो यूनिट हो, और किसी साधारण शेयर मुखों के निधि से जो यूनिट हो, और जीरो कूपन बॉन्ड, इन सभी के संबंध में 36 महीने की अवधि के स्थान पे 12 महीने ही मानी जाती है। मतलब कि ये जो संपत्तियाँ दी हुई है, इस सभी संपत्तियों का हस्तांतरण करदाता द्वारा 12 महीने तक या उससे पहले अगर करदाता द्वारा कर दिया जाता है उसका विक्रय या हस्तांतरण, तो ये अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। अगर 12 महीने तक करदाता के पास रहता है, ये सभी संपत्तियाँ 12 महीने तक करदाता के पास रहता है और 12 महीने के बाद करदाता द्वारा इसका हस्तांतरण किया जाता है, तो ये अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं कहलाएगी, ये दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के अंतर्गत आएगी। 12 महीने तक या उससे कम अवधि तक से पहले ही उसका हस्तांतरण करदाता द्वारा कर दिया जाता है, इन सभी का हस्तांतरण या विक्रय करदाता द्वारा कर दिया जाता है, तो वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति ही मानी जाएगी। इसका समय 12 महीने तक ही मानी जाएगी। 12 महीने से पहले ही इसका हस्तांतरण किया हो या 12 महीने तक इनका हस्तांतरण किया हो, तो ये अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सभी संपत्तियाँ करदाता के पास 12 महीने से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। 12 महीने से ज़्यादा तक रहती है तो ये दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। 12 महीने से कम समय में या 12 महीने तक से पहले ही अगर इसका हस्तांतरण कर दिया जाता है, इसका विक्रय कर दिया जाता है, तो ये अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। इसका दूसरा कंडीशन जो है वो कंपनी शेयर सूचीबद्ध नहीं हो। ऐसा कंपनी शेयर जो सूचीबद्ध नहीं हो, भूमि या भवन या दोनों के अवधि 36 माह के स्थान पे 24 माह मानी जाएगी। मतलब कि करदाता द्वारा कोई कंपनी शेयर हो या भूमि हो या भवन हो, करदाता द्वारा इन तीनों का हस्तांतरण 26 महीने से पहले या 26 महीने तक कर दिया जाता है, तो वह अल्पकालीन
पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन 24 माह, लेकिन 24 माह से बाद 24 माह के बाद अगर इन सभी संपत्तियों का हस्तांतरण करदाता द्वारा की जाती है तो वह दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के अंतर्गत आएंगी। ये एक्सेप्शन है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति का, मतलब कि कंपनी, शेयर, भूमि या भवन करदाता के पास 24 महीने तक या उससे पहले तक अगर रहती है तो वह अधिकतम 24 महीने तक रहती है तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। 24 महीने से अधिक रहती है तो वह दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति, इन सभी संपत्तियों को दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। इसका तीसरा एक्सेप्शन है व्यापार अथवा पेशे में प्रयुक्त ऐसी संपत्तियां जिन पर डेप्रिसिएशन WDV के आधार पर मिलता है, वह हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस यानी अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां मानी जाएगी। तो हम लोग अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां समझ लिए। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति का मतलब ये हुआ कि ऐसा संपत्ति जो करदाता के पास अधिकतम 36 महीने तक रहती है तो अल्पकालीन पूंजी